देखो, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है ना। ठीक है ना। फिशन क्या होता है बच्चों? क्या? हाँ, बताइए। फिशर्स सुना होगा, फिशर्स। फिशर्स क्या बोलते हैं? फिशर्स एक वर्ड होता है ना। हाँ, फिशरमैन नहीं, फिशर्स, डबल एस आता है, FISSUR। दरार, ज्यादा नहीं। देर आर, सपोज इंडिया कनाडा का रिलेशन खराब चल रहा है, तो दे आर फिशर्स बिटवीन इंडिया कनाडा रिलेशन, तो वहां से आया ना फिशर। अरे ठीक है ना, कल दरार होगी बाद में टूटेगा। तो, अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान देना कि मेरा काम ये नहीं कि वास्तव में तुमको सिखाना कि वास्तव में रियल लाइफ में चीजें होती कैसे है, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन क्या होता है बच्चों? फ्यूजन क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। जब एक न्यूक्लियस, मान लो भारी न्यूक्लियस है, ठीक है ना, मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, ठीक है। तो जो इधर वाले बच्चे इधर आना चाहते हैं, बीच में आना चाहते हैं, तो हैवी न्यूक्लियस जो होगा, अगर वो दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा, तो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, तो क्या होता है? तुम्हारी एनर्जी रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है? हाँ, जितनी बड़ी, जितनी बड़ी होती है। अरे क्वेश्चन भी कराया ना इस पर, ठीक है, 3 LI 7 वाला कराया ना मैंने, ठीक है। तो उस प्रोसेस क्या कहते हो बच्चों? फिशन कहते हैं। और फिशन होता कैसे, तोड़ता कैसे? वो तो विस्फोट हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन थोड़ी है। फिशन, फिशन में क्या होगा बच्चों? कोई, देखो, छोटा सा पार्टिकल होगा, तो काफी स्पीड से, तो जैसे लाइक तुमको तोड़ना है, मान लो एक गोली लिया, ठीक है ना, दाग दिया, तो क्या होगा? सर ब्रेक हो जाएगा। तो छोटा सा क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन लेते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन क्या करते हैं? काफी हाई एनर्जी से क्या करते हैं? टारगेट कराते हैं बच्चों, ठीक है ना। जब टारगेट कराते हैं, तो क्या होता है? तुम्हारा वो न्यूक्लियस टूट जाता है, ठीक है। अरे यही बात समझ में। अच्छा, न्यूट्रॉन क्यों लेते हैं? प्रोटॉन क्यों नहीं लेते? हाँ, क्या? हाँ, सही बात है। तुमको अगर न्यूक्लियस है ना, अच्छा न्यूक्लियस क्या होगा तुम्हारा? हाँ, पहले जो फिजन हुआ था, वो प्रोटॉन से कराया गया था, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो सोचा, तो एक साइंटिस्ट ने सोचा भाई, अगर प्रोटॉन की जगह मैं न्यूट्रॉन यूज करूँ, तो क्या होगा? तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर्ड काफी कम होगी, तो आसानी से फ्यूजन फिशन तुम्हारा हो पाएगा। इसलिए क्या यूज करते हैं? न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यूट्रॉन्स। हाँ, मतलब सारी चीजों का ऐसा नहीं तुम्हारा सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपल सोल्यूशन। अरे ठीक है। और कैसे न्यूट्रॉन यूज करते हैं? स्लो न्यूट्रॉन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? स्लो न्यूट्रॉन यूज करते हैं। स्लो क्यों? ज्यादा फास्ट होगा तो इसके न्यूक्लियस तक पहुंचने से पहले उसकी डायरेक्शन, थोड़ा सा ही फोर्स आएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसे क्या करते हैं? स्लो करते हैं। कैसे ही होता है? स्लो न्यूट्रॉन। स्लो कैसे होगा? कॉमन सेंस सोचिए। मास बढ़ा दें, जा रहा है लाद दे उस पर, तुमको बैठा दें उसी पर, बैठ जाएगा, ठीक है ना। मान लो रिक्शा जा रही है अपनी स्कूटी लेकर काफी तेज, ठीक है ना, तुमको मैं फेंक दूं उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी ना। अरे हो जाएगी ना। कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तुमको देगी वो। अरे ठीक है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी देगी, कुछ उड़ती दूर जाओगे, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी मिल गई, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो कोलिजन के कारण क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है। बट अगर मान लो ट्रक लेकर जा रही है, ठीक है ना, तो रास्ते में आ गई,
तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी स्पीड कम नहीं होगी। अरे यार ये बात सही है। तो जो जिससे टकरा रही है वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। अरे यार बात सही, हाँ सही बता रहे हो, मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं। सर न्यूट्रॉन किससे टकराते हैं बच्चों? एक होता है भारी जल, जो तुम पीते हो वो हल्का जल होता है, H2O। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, D2O। क्या होता है डी, ड्यूटीरियम। क्या होता है, ड्यूटीरियम। इसके न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहते हो, याद है? तो इसका जो होता है लगभग कंपेरेबल होता है, ठीक है ना? तो ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ऐसा नहीं एग्जैक्टली बराबर कर दिया, बराबर कर दिया मान लो इलास्टिक हो गया, सारी एनर्जी उसको ही दे दी तो रुक ही गया। तो भारी जल से क्या कराते हैं तुम्हारा कोलिजन, अभी मैं लिखवा हुआ इस सबको लिखोगे, ठीक है ना? तो भारी जल से क्या कराते हैं, कोलिजन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है वो रिएक्ट करता है। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है ना? कुछ रिएक्शन के लिए तुम्हारा फास्ट भी चाहिए होता है, बट बहुत कम, ठीक है ना? एक बुक है न्यूटन फिजिक्स, क्लास 12 के लिए आती है, मैंने बताया था शायद, है ना? खरीदे हो? खरीदे बोला था ना मैंने शायद। हाँ हाँ हाँ। मैंने बोर्ड के लिए बोला था, सबके सबके साथ साथ तुमको ना बोला हूँ। आवाज ढंग से नहीं आ रही, देखो। सर वॉल्यूम बहुत एक कम आ रहा है। एक्सटेंडेड पीरियड तक देखना। अरे आ रही बात समझ में? फ्यूजन में क्या होगा तुम्हारा, टूटेगा न्यूक्लियस, कैसे टूटेगा तुम्हारा, न्यूट्रॉन से, ठीक है ना? न्यूट्रॉन्स कैसे लेंगे, स्लो न्यूट्रॉन लेंगे। अरे हरी बात समझ में, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन हो सकता है डिफ्लेक्ट हो जाए पहले से ही, और स्लो करने के लिए क्या यूज करते हैं, कोलिजन करवाते हैं किससे, भारी जल की मॉलिक्यूल से, D2O। ठीक है, आ रहा है क्लियर? आ रहा है तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है? अरे ठीक है। देखो, जब इसके इसके बारे में एक और चीज बताता हूँ। सारे बच्चे तुम्हारा यूरेनियम का होता है मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा फिशन, पढ़े हो? यूरेनियम कई आइसोटोप होते हैं, U237 भी होता है, U238 भी होता है, बताता नहीं इसीलिए तो तुम्हारा एग्जैक्टली जो मास नंबर लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, एग्जैक्टली 237 या 238 नहीं लिखा जाता है, एवरेज आता है वो, ठीक है ना? U235 भी होता है। अरे ठीक है ना? सबसे अच्छा तुम्हारा फिशन इसमें होता है, और नेचुरली अकरिंग ये है, जो नेचुरली मोस्ट अबंडेंट होता है वो क्या है, ये है। अरे यार बात समझ में? तो मतलब तुम्हारा जितने भी आइसोटोप है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या होता है तुम्हारा, U38। क्या होता है, U38 लगभग 99%। जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस मतलब बाकी सबसे, वो लगभग क्या होती है, 99%। और U235 कितना होता है इसका, 1% में क्या होगा, 0.7% इसका होगा। तो सोचो तुम्हारा बहुत कम है, 1 किलो लिए तो ठीक है ना, उसमें क्या निकला तुम्हारा, 7 ग्राम निकला। 1 किलो यूरेनियम लिए 7 ग्राम का फ्यूजन है, बाकी सारे तुम्हारे क्या है, बेकार। सुना है तुमने प्रोसेस यूरेनियम इनरिचमेंट, सुना है ना? यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं सुना है? जो तुम्हारा विस्फोट होता है यूरेनियम का, जैसे मान लो ठीक है ना, तुम्हारे घर के बगल यूरेनियम खदान है, तुमने कहा खोद लेते हैं और बम बना करके विस्फोट कर देते हैं तनुष्का घर में, ठीक है ना? अरे ठीक है, मान लो लड़ाई हो गई तो तुम्हारे घर में न्यूक्लियर विस्फोट कर देंगे, बट वो जो यूरेनियम होगा वो तुम्हारा इनरिच्ड नहीं होगा, ठीक है ना? तुम आग लगा के जाओगे फटेगा ही नहीं। अरे ठीक है ना, उससे घर जल जाए बम ना फटे। उसके लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट यूरेनियम चाहिए। अरे सुना होगा कि अ, ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज पर प्रतिबंध लगा है, ऐसा कुछ सुना है, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्लान? नहीं सुना है? ये भी सुना है। उसका इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अरे ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, अरे बताओ, अंग्रेजी वर्ड है। हाँ, क्या बोल रही है यार, थोड़ा तेज बोलो, तुम ट्रांसलेट करो क्या बोल रही है। इन्वेस्टमेंट मतलब
रिच बनाना। हाँ, इनरिचमेंट वही होता है, ठीक है ना, उसको अमीर बनाना। अमीर किसके रिलेटेड में, मतलब U-235 की मात्रा उसमें बढ़ाना। अदरवाइज क्या होगा तुम्हारा, वो विस्फोट होगा ही नहीं उसमें। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट। जैसे कुछ रिएक्टर होते हैं, उनको कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। क्या कहते हो, ब्रीडर रिएक्टर। उनका काम क्या होता है बच्चों, फ्यूल जनरेट करना बाकी के न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। अरे ठीक है ना, तो यही काम करते हैं तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल पोलोनियम भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो जो था ना लिटिल बॉय एंड फैट मैन, जो ड्रॉप किया गया था। एक तुम्हारा यूरेनियम बेस था पहला वाला, दूसरा वाला पोलोनियम बेस था। अरे ठीक है, तो कुछ जनरेट करते हैं, जिसको इनरिच करते हैं, उसको ये क्या यूज करते हैं, ब्रीडर रिएक्टर हम यूज करते हैं। अरे अरे बात समझ में। ओके, तो एक रिएक्टर का टाइप ये भी होता है। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिख लो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इस पर, बट जनरल लाइफ में मतलब समझो होता क्या चीजें। मान लो तुम कोई न्यूज पढ़ रहे हो, तो उसमें आता है यूरेनियम इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो लिखो इसमें, ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख लेना, मतलब नॉट रिलेटेड टू, मतलब सिलेबस ऐसा है। लिखो U-238 इज नेचुरली अकरिंग, U-238, U-238 is naturally occurring with relative abundance of 99%, with relative abundance of 99%, but it is not fissile. Fissile मतलब जिसका फिशन हो सके, it is not सर विद रिलेटिव के बाद क्या है? fissile, ठीक है ना, ठीक है, लिखो हेलो, सर आवाज आ extracting रही है? U-235, extracting U-235 from U-238 is called extracting U-235 from U-238 is called uranium enrichment, is called uranium enrichment। इसके लिए बच्चों हम टेक्निक यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज, शायद ये भी सुना होगा। सेंट ये सुना है, कहाँ, हाँ, ये सुना था, कहाँ, हाँ, ठीक है ना। अरे सेंट्रीफ्यूज जानते हो क्या होता है, बताओ क्या होता है। दही जानते हैं ना, लस्सी जो बनाते हैं वो सेंट्रीफ्यूज ही होता है, बट वो वाला नहीं यूज करते कि मथ रही है ये निकाल रहे, ठीक है, उसके लिए एडवांस होता है, ठीक है ना। इन दोनों इसमें लिख लो ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, अरे इसी में लिख लेना ब्रीडर रिएक्टर, BREA होता है, ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है बच्चों, इट प्रोवाइड्स या इट प्रोड्यूसेस फिसाइल मटेरियल, इट प्रोड्यूसेस फिसाइल मटेरियल। इसका बच्चों काम एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं होता, ये एनर्जी लेता है वास्तव में। अरे ठीक है ना, एनर्जी तुम्हारा प्रोड्यूस नहीं करता, इसका काम क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस फिसाइल मटेरियल, ठीक है। नहीं, तुम्हारी नहीं आ रही, अरे ठीक है। अब इसका, ठीक है, लिखो फेनोमेनन ऑफ, अरे इसी में लिखो, अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, मतलब वो नहीं काम करनी। फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियस ऐसा लिखो, phenomenon of splitting a heavy nucleus into two or more lighter nuclei,
two or more lighter nuclei is called nuclear fission, is called nuclear fission. ठीक है, क्या? हाँ तो मैंने बोला इसकी आवाज, हाँ मेरी तो जा रही है ना। इस पर ग्रुप पर है, मेन ग्रुप, जिसका पार्ट नहीं हूं मैं वो ग्रुप। ओके लिखो, 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 यहाँ पर सॉरी रिएक्शन को लिखना है बच्चों। 92 यू टू 35, मैंने बताया था ना इसी का बच्चों ये रेडियोएक्टिव है। ये क्या है बताओ, वन के, ये है क्या, ये वाला? हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रॉन है ना, अभी तो बताया। और कौन सा न्यूट्रॉन है? अरे भाई चार्ज इस पर जीरो है, बताया था नहीं, बताया था इसका जेड जीरो है। और एन फॉर न्यूट्रॉन, वन इसका क्या है, मास नंबर है। स्लो न्यूट्रॉन है, बताया था क्यों? जब मॉडर्न कराते हो तो क्या होता है बच्चे, दो या तीन से ज्यादा न्यूक्लियस में टूट जाता है। 56 और क्या होगा बच्चे? सॉरी, बेसिक, देख लो बैलेंस है। 56 36 क्या 92 आएगा, हाँ। और तीन में पांच, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप बताओ किसका है? तो नहीं आएगी, भूखे मर जाएंगे। अरे ठीक है, लिख लिया बच्चों, तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखो, लिखते हैं। एक तो पहली बात तो न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए नोट में लिखो, इंपॉर्टेंट नोट में लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट बच्चे लिखो कि न्यूट्रॉन ही क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट प्रोटॉन, ठीक है ना। अब जनरली ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि जब हिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियर फिशन था, सबसे पहले तुम्हारा किससे किया था? हाँ प्रोटॉन से किया था, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी उसके लिए, ठीक है ना। देखो व्हाई न्यूट्रॉन वाज यूज्ड, बिकॉज
why neutron used? Because proton will feel electrostatic repulsion. Because proton would feel electrostatic repulsion, so high energy will be required. So high energy will be required. मतलब इसके लिए भी हाई चाहिए होती है, मतलब उससे भी ज्यादा चाहिए। अरे ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। To slow down neutron, we use D2O। ब्रैकेट में लिख लेना भारी जल, ठीक है। मतलब सर ब्रैकेट नहीं होता सर, सफिशियंट एक टाइम होता है रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। कितना टाइम तुमको चाहिए वो तुम्हारा टाइम दे नहीं पाता। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग क्या होता है तुम्हारा दे पाता है, रिपल्शन नहीं होता, मैंने गलत बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें भी एक तुम्हारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसे प्लाज्मा को जो मैग्नेटिक इफेक्ट से कंफाइन करते हैं, उसके लिए भी क्रिटिकल टाइम होता है, कितने टाइम के लिए पास पास आने चाहिए, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे किसी से हाथ मिला, मुंह दिखा के चले गए, तो कुछ मिनिमम टाइम होता है ना, तो ठीक है ना, एक मिनिमम टाइम होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती। ओके, दूसरा क्या है बच्चों इसमें, लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में बहुत खास बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों तुमने क्या किया, मान लो एक एटम है, ठीक है ना, तुमने एक एटम को टारगेट किया, क्या उसमें मटेरियल होगा, क्या उसमें एक ही एटम होगा क्या? नहीं, बहुत सारे एटम हो गए, ठीक है ना। तुमने एक न्यूट्रॉन से क्या किया, उसको बम्बार्डमेंट कराई उस पर सोचो निकले रिएक्शन से कितने निकले, 3 न्यूट्रॉन। तुमने एक न्यूट्रॉन डाला, 3 न्यूट्रॉन की, फिर तीन तीन और पर अटैक करेंगे, कितने हो गए, 9। 9 और 27, ऐसे ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सोचो क्या हो जाएगा, हम्म, विस्फोट हो जाएगा। क्यों? अरे भाई अनकंट्रोल्ड हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी बच्चों, चेन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब छोटे टाइम में क्या होती है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उसे क्या कहते हो, विस्फोट। छोटे टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, क्या हुई, विस्फोट। मान लो मेरी मेड खाना बना रही है, ठीक है ना, उसने क्या किया कि एक ही बार में खाना बना ले, ठीक है ना, 10 सेकंड में। तो उसने क्या किया, सिलेंडर के अंदर ही माचिस डाल दी, ठीक है ना, तो काफी टाइम में एनर्जी रिलीज होगी। अरे होगा ना, वो एनर्जी का सोर्स ही तो है, अभी स्लो स्लो आ रही है, उसने क्या किया, एक साथ ही एनर्जी चाहिए। अरे आ रही बात समझ में तो है। तो तुम्हारा बम होता है, बम जानते हो ना, तुम तो नहीं फोड़ी हो कुछ, बम फोड़ी हो कभी? कहते तुम कहती थी ना पापा तुम्हारे अलाउ नहीं करते। अच्छा, उसकी बात नहीं है, तो क्या हुआ, आग लगा दी थी, क्या करें, ठीक है, जो भी है, फोड़ देना एक बार। उसमें क्या होता है, तुम्हारा बम भी होता है ना तुम्हारा, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम में क्या होता है तुम्हारा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। अरे ठीक है ना, और जो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। मान लो तो 3 न्यूट्रॉन है बच्चों, क्या होना चाहिए तुमको, 3 न्यूट्रॉन है, इसको एक या दो क्या कर लो, एब्जॉर्ब करा लो, ठीक है ना। एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं कैडमियम रॉड्स का। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक बक्सा टाइप का होता है, तुमने देखा होगा, इसके अंदर ऐसे कैडमियम रॉड्स तुम्हारे डालते हैं, ठीक है ना। मान लो रिएक्शन तुमको क्या करना है, स्टॉप करना है, तो कैडमियम रॉड्स को अंदर कर दो, ठीक है ना, तो सारे न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे, रिएक्शन बंद हो जाएगी। मान तुमको रिएक्टर टर्न ऑफ करना है, फिर इसको बाहर निकाल दो, फिर से ऑन हो जाएगा। अरे ठीक है, तो मतलब लिख लो। तो तीसरा क्या लिखेंगे इसमें, to maintain controlled chain reaction,
control chain reaction, we use cadmium rods. We use cadmium rods. These rods absorbs neutrons. These rods absorb neutrons. ये डब्बा बना लेना, डब्बा अब यहाँ पर लिख लेना, स्टार्ट करने के लिए क्या लिख लेना, स्टार्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों, पुल आउट, और क्या करते हैं बच्चों, स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट। अरे ठीक है, अरे समझ में आ गया ना न्यूक्लियर रिएक्टर की फंक्शनिंग कैसे होती है। इसके बाहर एक कंक्रीट होता है, जान लेना, ये तुम देखते हो न्यूक्लियर रिएक्टर उतना बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है। उतना बड़ा जो कंक्रीट बनाया जाता है ना, वो क्या होती है, तुम्हारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बावजूद भी गामा रेडिएशन उसको पार कर देती है। अरे देखे ना न्यूक्लियर रिएक्टर की फोटो वगैरह, बड़ी सी भट्टी टाइप की होती है, उससे धुआं नहीं निकलता वैसे। आगे बात समझ में, ठीक। तो ये बच्चों तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ठीक है, समझ में आया। ओके। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना, ठीक है ना, होता है कैडबरी फ्यूज, ठीक है ना, क्या आता है बताओ ऐड, नट्स और चॉकलेट का फ्यूजन आता है ना, ये बाटी थी ना रिश्ता अपने बर्थडे पर, कैडबरी फ्यूज थी थे ना। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए था। फ्यूजन में क्या होता है बताओ, क्यों होता है फ्यूजन, हाँ, स्टेबिलिटी, तो सारी रिएक्शन होती है स्टेबिलिटी बनाने में, तो उसके बारे में क्या स्पेशल है। अरे बेंडिंग एनर्जी कर्व बताया था ना। छोटे वाले क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो कब बढ़ेगा, जब भाई मिलकर बड़ा बनाएंगे ना, तभी तो ए बढ़ेगा उनका। तो जब छोटे न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, बड़ा न्यूक्लियाई, तो उसको क्या कहते हो, फ्यूजन। अरे मिलना फ्यूज होना, ठीक है। बट सोचो न्यूक्लियाई है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो यहाँ भी सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत नजदीक है ना एकदम, लगभग लगभग डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जीरो, तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, अरे फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आर क्या हो जाएगा, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का हो जाएगा। तो जो इनको पास लाने के लिए क्या होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो पास आएंगे। और एनर्जी कहाँ से दोगे तुम, कहाँ से देना चाहिए तुमको एनर्जी, मान लो कोई एनर्जी देना चाहोगे, कहाँ से देंगे, यहाँ पर आग जला दोगे तुम्हारी सीट के नीचे, भगने लगोगी तुम, टेम्परेचर से ना, अरे टेम्परेचर से आती है एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत हाई चाहिए होगा टेम्परेचर। अरे ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा सन में ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, या लेबोरेटरी में बहुत ही छोटे स्केल पर हो जाता है, बड़े स्केल पर तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। अरे अरे बात समझ, क्योंकि लगभग टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन चाहिए होता है, इसको निकाल सकते हो। तुम्हारे सोचो अगर 10⁻15 के मीटर के आसपास लाना है, ठीक है ना, तो तुम्हारी कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, के क्यू क्यू टू बाई आर, यहाँ पर सारी सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो कितना होना चाहिए, 3/2 के टी पर मालिक्यूल एनर्जी। टी सोचो बहुत बड़ा है। अरे ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा था तो उसको निकलवाया था, क्या नाम है, एक बच्चा था, सौर्य, सौर्य जानते हैं, 12th का था, बहुत, अरे बहुत निकल गया वो लगभग, हाँ एक ही साल हुआ, एक साल एक ही साल हुआ है, तो याद कर चुका, मैं जो बोलता था उसको याद रहता था, तो सर पिछली बार तो ये बोला था आपने, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो क्या मैंने कहा ना, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, नॉर्मल केस में तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अरे यार ये बात समझ में, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए वहां पर होता है। देखो, इट इज फिनोमिनन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई,
लिखो, इट इज फिनोमिनन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई, this phenomenon of fusion of two lighter nuclei into a heavy nucleus, into a heavy nucleus। अरे ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन में बच्चों एक चलता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, उसके कारण तुम्हारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जैसे है 1H1, ये प्रोटॉन मान लो, या सॉरी प्रोटियम मान लो, ये ड्यूटेरियम मान लो, तो ये 2He3 बनाती है, ठीक है ना। प्लस बच्चों गामा रेज निकलती है, प्लस तुम्हारा सम एनर्जी क्यू वैल्यू जानते हो ना, क्यू वैल्यू सर, क्यू वैल्यू जानते हो, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन नहीं पता है, ठीक है बता दूंगा मैं। क्यू क्यू मतलब क्या होता है, एनर्जी बच्चों, एनर्जी कितनी रिलीज हुई। अरे लिखा था ना उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पिछले बार में, यहाँ पर क्या है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसमें बच्चों एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, फिशन। तो हम फिशन वाला ही यूज, फ्यूजन की और क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, लिखो इसको बताऊंगा। लिख लिया, लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड, नोट में लिखना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज वेरी लार्ज। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज वेरी लार्ज। क्यों लार्ज होती है, as we have to overcome coulombic repulsion, as we have to overcome coulombic repulsion, ठीक है। अगर लगभग सन का टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन है, इसलिए चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है, क्या अभी हम लोग अचीव कर पाए लार्ज स्केल पर भी, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हुआ है लार्ज स्केल पर, हाँ हमने बम बना लिया है, हाइड्रोजन बम, सुना है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई क्या होता है, फ्यूजन होता है, और हाइड्रोजन बम काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जिससे तुम्हारा ट्रेडिशनल जो तुम्हारा फ्यूजन बेस्ड बम, अरे ठीक है ना। क्यों माना जाता है सर, इसमें तो 5.5 ही है एनर्जी, उसमें क्या है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट फिर भी ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है, दो रीजन है कि फ्यूजन की ओर हम रिसर्च कर रहे हैं। पहला रीजन ये है, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि बच्चों ये जो बना ये रेडिएटिव नहीं है, तो रेडिएटिव वेस्ट कोई जनरेट नहीं होता, ठीक है ना। उसका जो वेस्ट होता है वो जमीन में गाड़ना पड़ता है, ठीक है ना, नहीं उससे गामा रेस निकलेंगी, ठीक है। तुम मान लो रास्ते जा रहे हो कि गामा रे घुस गई तुम्हारे अंदर, तुमको कैंसर हो गया, ठीक है ना, पेनिट्रेट कर देती है ना, बहुत ज्यादा उसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। देखो है क्या, ये एक मॉलिक्यूल के कारण एनर्जी है ना बच्चों। अगर मान लो तुम बम बना रहे हो, ठीक है ना, मान लो तुमने 1 किलो हाइड्रोजन लिया और 1 किलो क्या लिया बच्चों तुमने, यूरेनियम, इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे यूरेनियम की हाइड्रोजन में, ये H2 नहीं है, मतलब H1 है, H2 की गैस हो जाएगी। अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मास बच्चों तुम्हारा सेम है, बट मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों, हाइड्रोजन का बहुत कम है, 1 है,
और उसका क्या बच्चों 235 है, कितना है तुम्हारा 235 टाइम्स है। सोचो एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए थी 235 टाइम्स, इसका 235 टाइम्स करो कितना आएगा, करो 235 इंटू 5 पॉइंट क्या, तो सोचो इसके 1 किलो से मतलब इसमें क्या होगा बच्चों 1292.5 अगर एनर्जी रिलीज होती तब ये बैलेंस कर पाता, सोचो अरे तब ये बैलेंस कर पाता है ना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे बच्चों 235 टाइम्स होंगे। तो समझ पा रहे हो, तो इसके यूनिट मास से बच्चों कितना एनर्जी रिलीज होगी 1292.5 मान लो, उससे कितना होगी सिर्फ 200। तो यूनिट मास लिया मान लो 1 1 kg लिया तो क्या होगा एनर्जी किसमें अगर रिलीज होगी, और काफी ज्यादा रिलीज हो रही भाई, 200 का लगभग 6 गुना है, 6 गुना से ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तुम लोगे, तुम एटम थोड़ी लोगे, क्या लोगे तुम, इतना बड़ा मान लो तुमने हाइड्रोजन बम लिया, इतना बड़ा तुमने यूरेनियम वाला लिया, तो एनर्जी किसमें अगर रिलीज हो रही हाइड्रोजन वाले में। तो ये पर मॉलिक्यूल है बच्चों, एनर्जी ज्यादा किसमें रिलीज हो रही है फ्यूजन में, बट पर यूनिट मास एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज होगी फ्यूजन में, ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है हाइड्रोजन बम ज्यादा तगड़ा होता है इसके तुम्हारा ट्रेडिशनल न्यूक्लियर बम से। अरे ठीक है ना, तो नोट में लिखो पहला पॉइंट, एनर्जी रिलीज पर मॉलिक्यूल, एनर्जी रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल इन फिशन इज हाई, इन फिशन इज हायर, ऐसा लिखो, हायर देन फ्यूजन, इज हायर देन फ्यूजन लिखा, बट पर यूनिट मास एनर्जी रिलीज्ड, बट पर यूनिट मास एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन इज हायर, इन फ्यूजन इज हायर, ठीक है ना, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल, ठीक है। देखो बच्चों मैंने तुमको बताया था हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल, मैंने बताया था कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर चुके हैं, कैसे, अगर सोचो तुमको हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तुम्हारा फ्यूजन कराने के लिए, बहुत हाई टेम्परेचर कहां से आता है, तुम अगर जो एक फ्यूजन बॉम्ब बच्चों फोड़ दो तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, ट्रेडिशनल बॉम्ब से तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अब वो क्या होगा काफी ज्यादा मान लो कन्फाइंड स्पेस में है तो काफी सारा एनर्जी क्या होगा बच्चों रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी किसमें जाएगी तुम्हारे फ्यूजन बॉम्ब में जाएगी, तो यही बच्चों क्या होगा ये भी तुम्हारा रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा कंट्रोल्ड होगा कि अनकंट्रोल्ड होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, तो अनकंट्रोल्ड हम अचीव कर चुके हैं, इंडिया के पास भी है, अरे ठीक है ना, इसका हो भी गया है टेक्निकल, इसका मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया है, ठीक है ना, डालना हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। अच्छा ये बच्चों क्या एक इसके लिए एक बम फोड़ना पड़ेगा, दो दो 3 बम वास्तव में होते हैं, तुमको फ्यूजन बम को भी जलाना है ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं ट्रेडिशनल बम फूटा, फिर यूरेनियम वाला फूटा, फिर हमारा फ्यूजन बम, ठीक है। हाँ टीएनटी, टीएनटी मतलब अब आई डोंट नो क्या यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट तो तुम्हारा पटाखों वगैरह में यूज होता है, ठीक है, माचिस किसी भी ले लो, ठीक है ना, उसको रगड़ो उसमें आता है, कुछ गधे होते हैं कहते हैं यहाँ पर कुछ पेरेंट्स आते हैं कहते हैं बताओ मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा साइंस के लिए ओरिएंटेड है, क्या करता है माचिस की तीली से बारूद इकट्ठा करता है बम बनाता है, याद करेगा, अरे ठीक है तो वो तो बहुत ही आसान है ना, ओके,
मतलब ट्रेडिशनल कई हो सकते हैं तुम्हारा, ठीक है ना। लिक्विड तुम्हारा, लिक्विड भी स्फोटक होता है, ठीक है ना। आई डोंट नो, लिक्विड ऑक्सीजन ले लो, वो भी ठीक है ना, वो भी बर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल जो उसके असोसिनेशन में यूज हुआ था, इसके असोसिनेशन में राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी के असोसिनेशन में, जानते हो स्टोरी, उनको हार चढ़ाया गया था, उस हार में बॉम्ब था, ठीक है ना। तो जो बम यूज हुआ था उसमें वो लिक्विड बॉम्ब था। तो तुम्हारा मेटल वाला तो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाता है, लिक्विड वाला डिटेक्ट नहीं हो पाया। और इसीलिए सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी पेरीमीटर से ऐसे पास हो गया था। वो हार में नहीं था वो पूरा, ये तो मतलब हार में रिमोट कंट्रोल। वो तो सुसाइड बॉम्बर थी ना जिसने दिया था। तो उसी ने बनाया था, ये थोड़ी पता है। हार में नहीं था, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो वेस्ट था, हार में वो था रिमोट। अरे ठीक है, आ रही बात समझ में? ये होता है। अब इसमें एक और पॉइंट लिखो, एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन एंड फ्यूजन स्लैश फ्यूजन। एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन स्लैश फ्यूजन is called Q value of reaction, is called Q value of reaction, ठीक है बच्चों। एनर्जी क्यों रिलीज होगी सोचो, कुछ ना कुछ मास कम हुआ होगा, ठीक है ना। लिखो दिस हैपेंस बिकॉज mass of products is less than that of reactants. This happens because mass of product is less than that of reactants. अरे आई बात समझ में? देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा क्या लिखा तुमने, 1H1 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He3, अरे लिखा ना, ठीक है। इसमें किस साइड का मास ज्यादा होगा बच्चों, किस साइड का मास ज्यादा होगा, राइट हैंड साइड का। इसका रिएक्टेंट कौन है, ये है। इन दोनों का मास कंबाइन करोगे तो इससे क्या आएगा तुम्हारा, ज्यादा आएगा। इसका क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, इसका कंबाइंड मास दे रखा होगा, इन दोनों क्या दे रखा होगा, सेपरेट मास। जैसे तुम 92U to 35 वाले किए थे, अरे किए थे ना। तो इसमें अगर इन दोनों का मास का कंबाइन करोगे तो क्या आएगा बच्चों, इन सबके मास से ज्यादा आएगा, सारे को मिलाओगे तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा। उसी मास डिफेक्ट के कारण क्या होगा, डेल्टा एमसी स्क्वायर से एनर्जी रिलीज होगी। कैसे निकालते हैं, याद है? कैसे एनर्जी निकालना, हाँ, वो एएनयू में आता है, और उसके बाद क्या करते हैं, 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में गंदा सा करा दे रहा हूँ, मैं कराता नहीं मतलब, बट फिर भी बताओ लाओ, वो शायद शायद पूछा गया हो, दिशा में है, शायद इस पर क्वेश्चन पूछा गया हो। मतलब जोड़ घटा गुणा भागी करना है तुमको। तुमने भूल भुलैया देखी है, जो होता है इतना जोड़ घटाओ गुणाकार भागाकार करने के बाद आगे। तो इसमें मास डिफेक्ट निकालना हो, इसमें हाँ ये पूछा गया था, ये पता है, ये मुझे फिजिक्स के इंटरव्यू में पूछा गया था। इस ये क्वेश्चन मुझे याद था। ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, शायद तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस साइड में देखना, तो अच्छा इसको लिख लो क्वेश्चन, उसमें भेज देना, क्या नाम है, ग्रुप पर, ग्रुप पर।
ग्रुप पर बच्चों मैं भेज रहा हूँ, तो इसको लिख लेना, छाप लेना। यहाँ पर देखना एक बात हो रही है, वो क्या रहा है, इस पेपर को सॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा मेरा दिमाग चकराया इसमें। चकराया क्यों? इसमें देखो, इसमें जब कैलकुलेट करोगे, रिएक्शन क्या है बच्चे तुम्हारी, 7 and 16। क्या रिएक्शन, 7 and 16 है ना, प्लस 1H1 प्लस 2He4 इक्वल टू क्या है, 1H1 8O 19। ठीक है ना, प्लस कुछ है, ठीक है ना। देखो असल में था क्या, इसमें मिनिमम एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होगी, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अपने आप ही हो जा रहा है। इसमें जब बच्चों इस साइड का मास तुम ठीक है ना जोड़ोगे, तो वो कम आएगा राइट हैंड साइड के मास से, ठीक है ना, जबकि ज्यादा आना चाहिए अगर ये पॉसिबल है तो। अरे ठीक है ना कुछ एनर्जी दो, कितना एनर्जी दोगे, जिससे दोनों का मास क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। इससे थोड़ा ज्यादा होता तो कुछ ना कुछ क्या होता, मास बच्चों एनर्जी में कन्वर्ट होता, और उससे क्या होती, तुम्हारी रिएक्शन होती। अरे होती ना, जबकि इस केस में क्या होगा, इन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो ये कम आएगा प्रोडक्ट के मास से। तो कितना एनर्जी आएगी, मान लो डेल्टा एम मास बच्चों इसका ज्यादा आ गया, मतलब इतना मुझे इस साइड ऐड करना होगा, तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, डेल्टा है सी स्क्वायर। ये क्या होगी तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब क्या दे रखा है बताओ, मास ऑफ सबका दे रखा होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हारा मास ऑफ बच्चे 1H1 प्लस मास ऑफ 8O 16, करो 1 को माइनस मास ऑफ 7 and 16। अरे 7 इधर रखना चाहिए, प्लस मास ऑफ क्या है तुम्हारा 2He4। करो देखो कितना आ रहा है, कुछ किया ही नहीं अभी तो दे रखा है ना मासेस। कर लो तुम भी, बैठे ही तो हो। पॉजिटिव आ रहा होगा ना, कितना आ रहा है, 0.002। आंसर किसमें पूछा है इसमें, हाँ मैं कह लो इसको 235 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर रही है 0.5। देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन, 56। इतना ही डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा, देखो करके देखो। नाइन थर्टी वन, अच्छा 930 से ही करो। चलो
तो नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए। अच्छा, अल्फा पार्टिकल कितनी चाहिए होगी, सुन लो। तुम्हारा क्या है, 7 and 16 एट रेस्ट है। अच्छा, जब एनर्जी दोगे बच्चों, तो कुछ पार्ट इसका 7 and 16 को जाएगा, और कुछ पार्ट इसका उसको जाएगा, राइट। तो इसको करो, ऐसा करो, कितना है, 1.86 है ना। ये करो 1.86। हाँ, हाँ। असल में है क्या कि जो एनर्जी दोगे, इस थोड़ी सिर्फ इसी को दे दोगे, वो तो तुम इनपुट करोगे ना, तो कुछ पार्ट इसको जाए, कुछ पार्ट इसको जाएगा, ठीक है ना। और जो डिवाइड होगा बच्चों, क्या होगा तुम्हारा, मास रेशियो में इनवर्सली डिवाइड होगा, मोमेंटम क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा, ठीक है ना। तो मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, इसका मास क्या है, 16, तो 16 बाई क्या होगा, 16 + 4, 16/20, ठीक है ना। अरे ये होता है ना, 16/20 क्या होगा, 16/20 ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए होगी, वो कितना चाहिए बच्चों, 1.86 के बराबर है, तो यार। हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी दोगी। अच्छा, एक मिनट। टोटल एनर्जी मान लो तुमने ई लिया, ठीक है ना। ई का कितना पार्ट उसको जाएगा तुम्हारा, 16/20 पार्ट ही जाएगा ना, ठीक है ना। और कितनी चाहिए तुमको, 1.86, तो यहां से आएगा टोटल एनर्जी ई दी गई ना तुम, इसका कुछ ही पार्ट तो जाएगा अल्फा को, ठीक है। क्या, नहीं नहीं, के इक्वल टू P²/2m होता है, पी सेम है, इनवर्स मास, ठीक है। लिखा तुमने क्वेश्चन, जनहित में नहीं लिखा तुमने, लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों चैप्टर खत्म होता है। क्यू वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पर और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसको कर लेना। अच्छे क्वेश्चंस है, यहाँ पर सॉल्व करना, यहाँ पर लिख लो बस। लिख लिया।
तो लिख लिया डेल्टा एम सी स्क्वायर इतना आएगा तुम्हारा 1.86, उसका 16/20 करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा। नहीं थ्रेशोल्ड इमेज तुमको किसके पास चाहिए, तुम्हारे इसके पास चाहिए, इसके पास हीलियम के पास। ठीक है, हो गया बच्चों, इंडालो एक्सरेज, तो छोटा सा टॉपिक है। काफी कुछ तुम्हारा उससे है, एटम से रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सरेज के बाद तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ मैटर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर में भी वो भी छोटा है, ठीक है ना, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये तुम्हारा। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन डालो एक्सरेज, किसने खोज की थी याद है इसको, कोई हेनरी रोएंटजन थे ऐसा नाम था शायद, मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है ना, 100% श्योर हूँ। तो वो स्टडी कर रहे थे, एक मटेरियल था उससे निकलने वाली रेस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गलती एक मैंने फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसमें क्या आते हैं फोटो वगैरह आती है, तो गलती से उनका हाथ जो है रेस के सामने आ गया, तो उन्होंने देखा कि पूरी हड्डियों की क्या बन गई, फोटो बन गई उस पर, ठीक है ना। अरे यार बात समझ में, तो उन्होंने कहा कि मतलब बहुत तगड़ी रेस है, तो उनको क्या नाम दे दिया, एक्स रेस, ठीक है। ये श्योर नहीं है लास्ट पार्ट, ठीक है ना, पता नहीं एक्समैन जैसे होते हैं, इस तरह क्या होता है एक्स रेस, बट उस समय एक्समैन आई नहीं थी, ठीक है। अरे अरे बात समझ में, या सबसे पॉपुलर कथा ये है, इनको कुछ आइडिया था नहीं इनको, तो जैसे मैथ से मान लेते हैं ना एक्स वाई जेड, वैसे क्या मान लिया इन्होंने, एक्स रेस, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, ठीक है। जैसे मान लो तुम खोजोगी, तुम क्या मान लोगी वाई, ये तुमको भी पता होगा नहीं, ठीक है ना, देखो। अब एक्स रेस बच्चे देखो, जब स्पेक्ट्रम बताया था तुमको ईएम वेव का, आया था ना, उसमें कितने आए थे, 7 आए थे। गामा रेस के पहले क्या थी तुम्हारी एक्स रेस, तो गामा रेस से थोड़ा सा कम पेनिट्रेटिंग होती है, बट है क्या बच्चों ये, ईएम वेव है ना, अरे ठीक है। और ईएम वेव बच्चों किस में चलता है तुम्हारा, किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में चलता है, देखो उसकी एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, हाँ एस सी बाई लेमडा। अब कुछ गधे होते हैं तो वो हमेशा एस सी बाई लेमडा यूज कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एस सी बाई लेमडा होती क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती एस सी बाई लेमडा। अरे आ रही बात समझ में, जैसे एक्स रेज है या तुम्हारी गामा रेज है, इनके लिए क्या यूज करोगे तुम, एस सी बाई लेमडा यूज कर सकते हो क्योंकि ये लाइट के पार्टिकल्स हैं, बाकी के लिए नहीं यूज कर सकते। अरे ठीक है, तो लिख लो, एक्स रेज आर ईएम वेव्स विद वेवलेंथ, एक्स रेज आर ईएम वेव्स विद वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, देखो उसमें लिखवाया था मैंने, 1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर था सर, फिर उसके बाद था तुम्हारा, सॉरी 1 नैनोमीटर मतलब 0.1 नैनोमीटर से बड़ा था, और उसके पहले कुछ लिमिट थी, मुझे याद नहीं है, 1 नैनोमीटर, और फिर 0.1 नैनोमीटर से छोटा था गामा रेज, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक बात लिख लो कि फॉर, मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, फॉर एक्स रेस मतलब हम इक्वल टू एस सी बाई लेमडा यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि बच्चों ये क्या है तुम्हारा फोटोन है, अरे एक्स रेस क्या होती है तुम्हारी, फोटोन होती है, ठीक है ना। देखो बच्चों क्या हुआ, एक्स रेज आर ईएम वेव्स विद वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम,
X-rays are EM waves with wavelength of order of 1 angstrom. ठीक है, देखो लिख लिया। ओके, अब देखो इसका प्रोडक्शन समझना जरूरी है। मैंने बताया इस चैप्टर में तुमको थ्योरी समझ में आनी चाहिए अच्छे से, ज्यादा तुम्हारा ठीक है वेक्टर वगैरह कुछ होगा नहीं इसमें, तो थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए वास्तव में प्रोसेस हो कैसे रही। तो मैंने क्वेश्चन दिया था वो हुआ किसी, फोटो भेजी थी ना मैंने, याद है? एटम्स में भेजा था मैंने। हाँ हाँ, देखो इसका उसको करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों एक्सरेज कैसे निकलती होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ही है ना, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? मान लो टॉर्च लिया तुमने, ठीक है ना, टॉर्च से एनर्जी कैसे निकलती है? मेहनत करना, बटन दबाते हैं इसको, क्या करती है? बटन दबाओ, मान लो उससे सेल निकाल लिया तो भेजिए, नहीं कितने बटन दबाए, सेल क्या करता है? हाँ, एनर्जी करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एनर्जी कहाँ जाती है ट्रांसफर होकर? एटम में जाती है। एटम क्या होता है, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर जब लौटता है तो एनर्जी क्या करता है, वो इमिट करता है। वो एनर्जी तुम्हारे विजिबल रेंज में हो तो तुमको दिखेगी, ये ठीक है ना, जरूरी नहीं विजिबल रेंज में हो सकता है तुम्हारे एक्सरे की रेंज में आ जाए। एक्सरे के लिए तुमको क्या चाहिए, टॉर्च से थोड़ी काम चलेगा, टॉर्च से एक्सरे कर रही है तुम, ठीक है ना, उसके लिए क्या चाहिए तुमको, हाई एनर्जी चाहिए। अरे भाई एक्सरे की एनर्जी चाहिए, हाई होती है, प्रोटॉन की एनर्जी हाई होती है, तो तुमको एनर्जी भी हाई देनी ही पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को, अरे देनी पड़ेगी ना। तो कैसे होता है इसमें, एक बच्चों एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि एक बच्चों कैथोड होता है, क्या होता है? कैथोड क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का सोर्स, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सोर्स, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रॉन के सोर्स क्या करते हैं, काफी ज्यादा बच्चों हाई निगेटिव वोल्टेज देते हैं। जितना निगेटिव वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा क्या आ जाएगा बच्चों, अरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो होता है ना, ठीक है। तो ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या करते हैं बच्चों, कैथोड से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं, किस पर, एक टारगेट पर। कौन सा टारगेट होता है, मिडल टारगेट होता है। इस मिडल टारगेट की जेड की वैल्यू ज्यादा होती है, बताऊंगा क्यों भी ज्यादा होती है, जेड मोर देन 79 होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो एनोड, क्या बोल देते हैं इसको, एनोड। अभी मैं चित्र को मॉडिफाई करूंगा, देखते हैं कुछ ऐसे, तो मतलब इसमें पॉजिटिव नहीं है, सेम बात है। क्या बोलोगे इसको बच्चों, एनोड, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे बच्चों, आकर से टकराएंगे, ठीक है ना। टकराने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट बच्चों एनर्जी क्या करेंगे, अपना यूज करेंगे, मेटेरियल के अंदर घुस जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अपनी पार्ट ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो जो यूज करेंगे एनर्जी वो क्या होगा तुम्हारा, एक्सरेस की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगी तुम्हारी, एक्सरेस निकल जाए। इसको बोलते हैं बच्चों कूलिश ट्यूब, क्या बोलते हैं, कूलिश ट्यूब। सर यह प्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन को हमने हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाया। हाई वोल्टेज से क्यों, जिससे एनर्जी ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है ना, हमको लाइट थोड़ी प्रोड्यूस करना है, हमको एक्सरे प्रोड्यूस करना है। वो जो मेटल टारगेट से बच्चे टकराते हैं क्या होता है, डिसल्ट्रेट होते हैं, डिसल्ट्रेट मतलब एनर्जी लूज करते हैं। एनर्जी लूज, फॉर एग्जाम्पल सेल कुछ समय बाद क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सेल की एनर्जी लूज हुई ना, तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या हुई बच्चों, लूज हुई। जो लॉस ऑफ एनर्जी है, अगर वो विजिबल तुम्हारा एक्सरे के वेवलेंथ रेंज में आएगा तो क्या होगा तुम्हारा, एक्सरे तुम्हारी इमेज। अरे ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बैटरी लगा दो 12 वोल्ट वाली का जो एक्सरे प्रोड्यूस हो जाए, अरे ठीक है ना। वैसे तभी काफी इसमें तुम्हारा हो गया है, क्या कहते हैं, इन्वेंशन,
पहले जानते हो जो एक्सरेज होती थी बहुत बड़ी होती थी, बड़ा बहुत बड़ा सा रूम होता है। अभी डेंटिस्ट के पास गए हो, उसके हाथ में होती है एक्सरे की मशीन। नहीं गए हो डेंटिस्ट के पास? दांत दिखाओ तुम। तो हाँ, पहले मैं गया था जब छोटा था, जब मैं 12th या 12th पास आउट जस्ट हुआ था, तो बहुत बड़ी सी मशीन थी, उसने दांत का टेस्ट लिया था, ठीक है ना। मेरे दांत खराब हो गया था। अभी मैं गया एक दो साल पहले, डॉक्टर के पास एक हाथ में एक उसके पास था मशीन, उससे उसने एक्सरे ले लिया। ठीक है ना, तो उसको शॉर्ट में कर दिया। पहले कंप्यूटर भी बड़ा होता था, उसको छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको हाई वोल्टेज की जरूरत थी, मतलब फिर भी बड़ा था, इतना बड़ा था वो, ठीक है ना। अरे यही बात समझ, इसको कहते हैं कूलिंग ट्यूब। तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है तो तुमको चार्ट बनाकर जाना पड़ता है, पता है, 12th में बना के जाना पड़ेगा। आता ना, वाइवा होता कि नहीं होता, बाहर से आता एग्जाम में, तो तुमको एक चार्ट बना के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स का भी होता है और केमिस्ट्री का भी होता है। तो मैंने किसी से सलाह नहीं ली थी, मैंने क्या किया था कि पुलिस तो बहुत ही आसान है, डायग्राम भी आसान है, मेरी ड्राइंग बहुत वैसे ही खराब है, मैंने कहा और कुछ लूंगा तो ठीक से बन नहीं पाएगा। बहुत बड़ा चार्ट होता है ना, उस पर अच्छे से बनाना पड़ता है, पूरा अच्छे से। ऐसा नहीं मैं अपनी हैंड राइटिंग में ऐसे बना दूं तो नंबर मिलेगा ही नहीं। चार्ट का नंबर कम होता है वैसे, बट फिर भी नंबर होता है। वैसे तो फेंक ही देते हैं वो लोग उसको, बट फिर भी बना के एक बार तो दिखाओगे ना उसको क्या बनाया है, ठीक है, उसके बाद देख करके बनाएगा। तो मैंने कहा भाई इसका थ्योरी भी आसान है, ठीक है ना, और डायग्राम भी बहुत आसान है, तो मैंने कहा कि चलो काम करते, पुलिस ट्यूब बना के ले जाता हूँ। जब वहां पर गया, फिर मैंने सबने अपना अपना चेक किया, लगभग 100 में से 99% पुलिस ट्यूब बनाया था। तो सबने पुलिस ट्यूब बनाया था। मैं गया, बोला तुम भी पुलिस ट्यूब? मैंने कहा हाँ सर। मैंने कंसल्ट किया नहीं था वैसे, कोई दूसरे से बोलता ही नहीं था कि मतलब नहीं तो सेम हो जाएगा तो ठीक है ना। सेम हो जाने से होता क्या है कि उस टॉपिक के जो आसान आसान क्वेश्चन है वो चले जाते हैं, मान लो पहले वाले से पूछ लिया, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, तो ऐसा बनाना। ये तो ऐसे मेरे से डीजे तो ऐसा बनाना जो मतलब कॉमन ना हो। अरे ठीक है ना ज्यादा रोक नहीं पा रहे, तो वैसे ही कर रही पार्टी में। अरे ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर देख लेना आस पड़ोस में, ठीक है। तुम बताओ क्या बना रहे हो, तुम बताओ क्या बना रहे हो, पुलिस ट्यूब है, ठीक है ना, या नहीं तो फ्री बना सकते हो, बहुत ही आसान है। इसकी फंक्शनिंग बता सकते हो आसानी से, और मतलब मैंने पढ़ा दिया तो ठीक से थ्योरी वगैरह भी इससे सराउंडिंग बता सकते हो। अरे यही बात समझ में, ठीक है ना। तो हो सकता है चार्ट की जो मैं तुमको दे दे रहा हूँ एक से, ठीक है, लिखो इसमें प्रोडक्शन, डालो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में चार्ट, बच्चे चार्ट कर रहा हूँ, ये डायग्राम बना लो। ये मुंह छुपा के लिख रही थी मतलब आंख उधर थी नहीं है। लिख लिया, सॉरी मतलब ऐसे ही बना लो रैंडम। अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, स्पेशली नीट में तो काफी आते हैं थ्योरेटिकल। वो फंक्शनिंग समझना हो, फंक्शनिंग होती कैसे है, ठीक है। लिखो, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस
ये ऐसे लिखना, ये टारगेट लिखना है बच्चों, मेटालिक टारगेट। मतलब डायग्राम भी ध्यान में रहेगा, फिर भी तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब समझ सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। मैंने 2 सेल लगा दिए, मतलब हाई वोल्टेज है, समझ लो, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड टू हाई वोल्टेज स्ट्राइक मेटालिक टारगेट, strike metallic target, electrons accelerated to high potential difference strike metallic target and are decelerated, and are decelerated। वन का सही इंग्लिश बताओ क्या है, डिसेलरेशन की डी एक्सेलरेशन? हाँ, डिसेलरेशन, पहले मैं कंफ्यूज था, पहले मैं डी एक्सेलरेशन लिखता था, DCELERATION, ठीक है ना। क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स आर डिसेलरेटेड, ठीक है ना। And this loss in energy results in emission of X-rays. And this loss in energy results in emission of X-rays. Results in emission of X-rays. बताया ना अभी, जो एनर्जी का लॉस होता है कोलिजन में होता है, एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, मान लो इलास्टिक है तो, ठीक है। अरे यही बात समझ में, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने कहा एक्सरेज की कुछ ना कुछ रेंज में होगी, अगर कम ज्यादा वेवलेंथ होगी तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी, इक्वल टू एस सी बाई लेमडा ना। ज्यादा वेवलेंथ होगी एनर्जी क्या होगी, कम, और कम वेवलेंथ होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर मान लो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ानी है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा एनर्जी कैसे आएगी, कैसे कर सकते ज्यादा एनर्जी, ये ट्यूब दिख रही है, ज्यादा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगी, हाँ वोल्टेज क्या करोगे, हाँ वोल्टेज हाई कर दोगे, ठीक है ना। गाना सुना हाई वोल्टेज वाली, नहीं सुना है? सुना है, सुनना, अच्छा तुम प्रीवियस जनरेशन, बहुत पहले भोजपुरी गाना है, अमृतसर होते सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है लिखो, ऑन इंक्रीजिंग, इसमें लिखो ऑन इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग voltage we can increase slash decrease penetrating power of X-rays। On increasing slash decreasing voltage we can increase slash decrease penetrating power of X-rays, ठीक है ना। अब उसी के नीचे ऐसा लिख लेना बच्चों, दो टाइप की एक्सरेज होती है, ठीक है ना, एक तो होती है हार्ड एक्सरेज और एक तो क्या होती है, सॉफ्ट एक्सरेज। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे टूथ का करना है, ठीक है ना, तो उसमें क्या यूज करेगा वो, होता है मोस्ट ऑफली हार्ड एक्सरेज का यूज करेगा। जब जैसे मान लो या हड्डी का स्कैन लेना है तो हार्ड एक्सरेज का यूज करेगा, मतलब उसकी एनर्जी का भी ज्यादा होगी। तो अगर मान लो देखो ये एक्सरेज कहाँ पर यूज होते हैं तुम्हारे, और जगह भी यूज होते हैं, पता है कहाँ पर। मान लो तुमको यूएसए जाना है, तुम्हारे पास वीजा नहीं है, तुम बैग में भर के जा रही हो, ठीक है ना, तुम बैग तुम्हारे पापा ने रखा, तो वहां पर क्या होती है, एक्सरे दिख जाएगा, मान के बैठी है बैग के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, वो कौन सी एक्सरेज होगी, सॉफ्ट एक्सरेज, उनको तो बैग से ही देखना है ना, क्योंकि हड्डी तो पार करनी नहीं है, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट एक्सरेज, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। अरे सॉफ्ट रेज की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा नहीं मतलब सारे एक्सरेज की पावर सेम होती है, अरे ठीक है, कुछ वेवलेंथ का रेंज होता है ना, हाई वेवलेंथ होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी क्योंकि एनर्जी कम होगी, लो वेवलेंथ होगी एनर्जी ज्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा। अच्छा बच्चों, इंटेंसिटी तुमको बढ़ानी है, इंटेंसिटी क्या होता है बताओ, नॉर्मल सेंस से बताओ, नॉर्मल सेंस में मान लो किसी रास्ते वाले बनाए गए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हाँ ये देखो नॉर्मल आदमी, ब्राइटनेस, ठीक है ना,
अगर तुमको एक्सरेज की ब्राइटनेस बढ़ानी, ब्राइटनेस मतलब कितनी रेस निकल रही है पर सेकंड, यही है ना। अगर ज्यादा रेस निकलेंगी तो एनर्जी पर इंटीरियर करंट टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसको कैसे करें, ध्यान देना, पेनिट्रेटिंग पावर नहीं बढ़ानी, क्या बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है। जैसे मैंने बताया रेड कलर की ब्राइटनेस हो और तुम्हारा वायलेट कलर की, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वायलेट की ना, वेवलेंथ कम है। अरे ठीक है, इंटेंसिटी हो सकता है सेम सेम हो, तो यही बात समझ लो। तो यहाँ पर भी तुम्हारा वो एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ाओगे, ज्यादा एक्सरेस निकले, हाँ ज्यादा एमिशन हो, वो कैसे करोगे, हाँ वो कैसे करोगे, क्या, और वोल्टेज बढ़ाओगे तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगी। करंट बढ़ा कर कहते हैं हम, करंट बढ़ा कर क्या कहते हैं, करंट। करंट बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा तुम्हारा, आई इक्वल टू एनी, एन क्या होता है, बताओ अनुष्का जी, एन क्या होता है, स्मॉल एन, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, ठीक है ना, ना दोनों में अंतर क्या है, अरे भाई एक डायमेंशन लेस है, एक डायमेंशन लेस नहीं है। अरे यारी बात समझ में, ये कॉमन सेंस से बता दी पिछली बार तो। अरे यारी बात समझ में, तो ई तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैकिंग टारगेट पर सेकंड बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा करंट बढ़ जाएगी। ज्यादा मतलब करंट बढ़ाओगे तो मतलब ये बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये है, करंट बढ़ाओगे तो एन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैकिंग पर सेकंड, तो तुम्हारा जो इतनी एक्सरेज निकल रही है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो, ऑन इंक्रीजिंग करंट इन ट्यूब, ऑन इंक्रीजिंग करंट इन ट्यूब, intensity of x-rays increases, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस, मतलब इंक्रीज डिक्रीज करके इंटेंसिटी मतलब कंट्रोल भी कर सकते हो। अरे ठीक है, अरे यही बात समझ में, क्या है बच्चों, जैसे मैं रेडिएटिव पढ़ा रहा था तो मैंने कराया था एक अल्फा बीटा गामा रेस का दो डायग्राम बनाया था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनाया था ना, ठीक है। तो क्या तुम्हारी एक्सरेज इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगी, पूछ लिया था, एक्सरेज क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगी, हाँ, गामा रेस हो रही थी क्या, गामा रेस नहीं होती, वो भी तो फोटोन है, तो एक्सरे भी नहीं होगी, ठीक है ना। अरे चार्ज पार्टिकल नहीं है भाई, चार्ज पार्टिकल होगा तब से इफेक्ट होता है ना, फोटोन चार्ज पार्टिकल है क्या, नहीं, तो एक्सरेज आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए ना, कभी कभी पूछ लेते हैं, एक्सरेज आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान देना, रटना नहीं है इसको, मतलब समझ लो कि फोटॉन्स है भाई, ठीक है, फोटॉन्स तो बच्चों चार्जलेस होते हैं और रेस्ट मास लगभग जीरो होता है, तो ठीक है। अभी ले लो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज, एक तो ये भी है पेनिट्रेटिंग पावर के क्राइटेरिया के हिसाब से, एक दूसरा है बच्चों क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज। 'कंटीन्यूअस एक्सरेज', ठीक है ना, पहला क्या है बच्चों, कंटीन्यूअस एक्सरेज, नाम से क्लियर है ये क्या है, कंटीन्यूअस, ठीक है ना। देखो ये एमिट कब होती है बच्चों, अब जैसे इलेक्ट्रॉन का तुमने बम्बार्डमेंट कराया, ऐसे थोड़ी कि एक ही तुम्हारा इसमें एटम है, बहुत सारे एटम है, तो हो सकता है बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन टकराया तो पहली बार ही सारी एनर्जी यूज ना करे, मान लो पहले टक्कर में कुछ यूज करे, दूसरे टक्कर में कुछ यूज करे, तीसरे टक्कर में कुछ यूज करे, तो ठीक है ना, तो कंटिन्यूअसली बच्चों ये एनर्जी रिलीज करेगा, और क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा।
क्या इसमें जिस टारगेट एटम पर स्ट्राइक कर रहा है क्या उसकी प्रॉपर्टी मैटर कर रही है क्या? नहीं, नहीं मैटर कर रही ना। वो तो कितना एनर्जी लूज कर रहा है, जितना एनर्जी लूज करेगा उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सरे तुम्हारी निकल जाएगी। क्या इसमें टारगेट टर्म का कुछ काम है क्या? नहीं। अरे यार बस एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूअसली इमिट होती रहेगी, कंटिन्यूअसली वो एनर्जी लूज करता रहेगा। इसी क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस एक्सरेज। ठीक है, लिखो व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक्स सेवरल कोलिजन्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक्स सेवरल कोलिजन्स to completely lose its energy, to completely lose its energy, it emits several X-rays, it emits several X-rays of different wavelengths, it emits when electron takes several collisions to completely lose its energy। ठीक है, completely lose its energy नहीं लिख पाई, तुम भी इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे। lose its energy, it emits several X-rays of different wavelengths, it emits several X-rays of different wavelengths, these are called continuous X-rays, these are called continuous X-rays। नहीं लिखा ना ये लाइन, लिख याद रहा था, ये भी नहीं लिखेगी। these are called continuous X-rays, नहीं लिखी है ना, चित्र भरोसा नहीं है। क्या लिखा है इसमें, सी एक्सरेज लिखा है। ये दो अक्षर नहीं लिखे इसमें। these are called continuous X-rays। ओके, अच्छा बच्चों, मिनिमम वेवलेंथ जो एक्सरे की निकलेगी वो क्या निकलेगी, कब निकलेगी, इसमें मिनिमम वेवलेंथ जो एक्सरे की निकलेगी, इस पर क्वेश्चन आता है, कब होगी? हाँ, एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, सही बात है। और एक्सरे की एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? हाँ, तो इससे बोलो तो पूरा वैसे होता है, मल्टीप्लाई डाउन हो जाता है पूरा, एक लेवल ऊपर जाएगा, दो लेवल ऊपर जाएगा, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा ना। देखो मतलब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसे कुछ ना कुछ एनर्जी है, मान लो सारी एनर्जी वो एक ही बार में यूज कर दे, सारी एनर्जी एक ही बार में यूज कर दे, तो उससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, मैक्सिमम होगी ना। अरे यार ये बात सही है। नहीं तो कुछ कुछ मान लो 100 जूल है, 100 जूल एक ही बार में यूज कर दे, तो उससे करस्पॉन्डिंग एक्सरे की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो 100 जूल है, एक बार 10 यूज किया, फिर 10 यूज किया, फिर 10 यूज किया, 10 कोलिजन यूज कर रहा है। अरे यार ये बात सही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारी एनर्जी पर कोलिजन क्या है, कम है, यूज जो कर रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, जब सारी सारी एनर्जी एक ही बार में वो लूज कर दे। मान लो उसकी एनर्जी बच्चों क्या है तुम्हारी, अब देखो यहाँ पर लिखते क्या है, अगर एनर्जी लिख देते ई टाइम्स वी, ई टाइम्स वी तुम्हारी एनर्जी नहीं है, ये है क्या, कह सकते हैं एनर्जी इनडायरेक्टली, बट है क्या, चाहिए वर्क डन है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, वर्क डन क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये होता है ना। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी एक्सरेज की 0 है, जो कि 0 होती है इस केस में, और इसके पहले तो कोई तुम खेल कर थोड़ी एनर्जी दे रहे हो, वोल्टेज कारण ही एनर्जी आती है ना, तो इनिशियल का 0 है, जो के आती है बच्चों क्या आती है तुम्हारी, ई टाइम्स वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस तुमने एक्सेलरेट किया है, तो एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, ईवी। तो तुम्हारी लैम्डा मिनिमम बच्चों, यही ईवी क्या होगी तुम्हारी, इसमें कन्वर्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये क्या बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारी? एससी बाई लेमडा। ये क्या बच्चों? एनर्जी ऑफ एक्सरे। अब ध्यान देना, इस थ्योरी क्या इंपॉर्टेंट थी कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है वही किसमें कन्वर्ट होती है? तुम्हारी एनर्जी ऑफ फोटोन में। अरे ठीक है। अच्छा, मतलब समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे आज बच्चे से पूछा था, जैसे एक बच्चे से पूछा कि मैंने बताया टॉर्क क्या होता है, उसने कहा सर आई अल्फा होता है। क्या सही है? नहीं। जस्ट लाइक फोकल लेंथ मैं तुमसे पूछूं तो क्या बताओगे तुम? सर फोकल लेंथ होता है यू माइनस वी बाई यू लेंस के लिए। ये नहीं है ना, फोकल लेंथ मैं तुमसे पूछूंगा तुम बताओगे ना, जहां पर रेस फोकस होती है वो है। तो और क्या होता है तुम्हारा? आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। ये बताओगी ना, ये बताओगी आई अल्फा बता होता है। आई अल्फा की वैल्यू बराबर होती है। कब होती है? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा कांस्टेंट होता है। अरे ठीक है, तो इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं। एक साइड क्या बता रही है? दोनों एनर्जी ऑफ तुम्हारा नहीं बता रही, एनर्जी ऑफ एक्सरे। एक साइड क्या बता रही है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रही है। एक साइड क्या बता रही है? एनर्जी ऑफ एक्सरे। जो लॉस हुआ वही किसमें हुआ तुम्हारा? कन्वर्ट हुआ। अगर इक्वेशन की ब्यूटी होती है, मैंने बताया था कि मैथ्स में तो नहीं होता, बट केमिस्ट्री में मैटर करता है। दो डिफरेंट चीजों को बराबर करते हो तुम। अरे ठीक है ना, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ऐसा नहीं वो चीजें सेम है। सेम हो तो बराबर करने की जरूरत क्या पड़ती? सेम ही होती तो क्यों बराबर करते हो? तुमको पहले से बताया सेम है। अरे यही बात समझ में ओके। ध्यान रखना इस बात का। छोटी छोटी बट मोटी बातें सुना है शक्तिमान देखा है? वापस देखो, शायद उन्होंने देखा होगा। छोटी छोटी उसमें आता है सबसे लास्ट में एक शक्तिमान आता था, तो छोटी छोटी बातें बताता था। हाथ धुलना चाहिए, ठीक है ना, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए मतलब। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? लैम्डा क्या आएगा तुम्हारा? मिनिमम आएगा। या लैम्डा मिनिमम क्या होगा बच्चों? एच सी बाई ईवी। अरे ठीक है ना, एच सी को क्या रख दोगे? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, यहाँ पर क्या रख दोगे? अगर वोल्ट रख दोगे तो किसमें आ जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अरे वोल्ट में रख दोगे तो क्या आ जाएगा? मतलब 10 वोल्ट से रखा गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 12, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को लिख लो क्वेश्चन में, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाई बच्चों क्या है तुम्हारा? बाई 10 वोल्ट। तो लैम्डा तुमको मिन निकालना है, तो क्या होगा बच्चे तुम्हारा? एससी क्या होगा तुम्हारा? 1240 बाई क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 124 नैनोमीटर। अरे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी है। और क्या है बच्चों वो? ठीक है, क्या हुआ? हो गया बच्चों? अच्छा, आई वर्सेस लेमडा का ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा। पूरा आई मत लिखना सर। अरे ठीक है, आई से करंट भी हो जाएगा, तो बाद में करंट है। इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा ग्राफ खींचेंगे। सोचो कहां से स्टार्ट होगा? क्या जीरो से स्टार्ट होगा क्या? क्यों नहीं? वन पे जीरो से स्टार्ट होगी। सब ग्राफ जीरो से स्टार्ट होते जो लोग जिन्हें देखा होगा आज तक, जीरो से स्टार्ट हो नहीं होगा। एनर्जी क्या हो जाएगी? हाँ, इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा होता है ना। तो कहां से स्टार्ट होगा? तो हमारा क्या इसमें क्या सेल आ रही है? लैम्डा मिन से स्टार्ट होगा ना। और इंटेंसिटी मतलब बच्चों कितने उस वेवलेंथ की फोटॉन्स निकल रहे हैं। अरे आ रही है समझ में? इस पर लैम्डा दिखा रहा है, और उस इंटेंसिटी कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। क्या लैम्डा मिन की ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे होंगे क्या? नहीं,
ऐसे कमी होगी ना तो सारी सारी एनर्जी एक ही बार में तुम्हारी एक्सरे में कन्वर्ट हो जा रही है, ऐसे बहुत कम होगी। यहाँ पर इंटेंसिटी का कम होगी। बीच में कुछ ऐसे होंगे वेवलेंथ जो एवरेज होगा बीच में, ज्यादा वेवलेंथ कम होगी, ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो बच्चों एनर्जी का करस्पॉन्डिंग कम होगी। एनर्जी जीरो होगी तो वेवलेंथ लगभग किसको अप्रोच करेगी? इंफिनिटी को। तो लगभग कहां पर जाएगा बच्चों? ये इंफिनिटी पे जाएगा। और तुम्हारी इंटेंसिटी कम क्यों हुई बताओ? अरे ऐसा ही ग्राफ उसमें आया था, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, एनवी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट किया था, याद है? एनवी क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटी इन रेंज v2 v plus dv। याद है ऐसा आया था? ये कौन सी स्पीड थी बनिका जी? हाँ, आरएमएस नहीं थी, मोस्ट प्रोबेबल थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों जो है वो हाईएस्ट है इससे करस्पॉन्डिंग, इस स्पीड करस्पॉन्डिंग तुम्हारा वाई क्या तुम्हारा हाईएस्ट है। ये क्या थी तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी। तो मोस्ट प्रोबेबल कहाँ आएगा? क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है वो मोस्ट प्रोबेबल होगा? नहीं। बहुत हाई है वो मोस्ट प्रोबेबल होगा? नहीं। कुछ बीच में आएगा ना, तो वहां पर भी सोचो। तो लैम्डा जिनका बहुत कम होगा वो मोस्ट प्रोबेबल होगा, ये लैम्डा बहुत ज्यादा होगा वो मोस्ट प्रोबेबल होगा। दोनों में से एक भी नहीं होगा ना, क्या होगा? जो बीच में समथिंग होगा। अरे ठीक है, इसीलिए ग्राफ तुम्हारा ऐसा बना है। अरे आई बात समझ में? तो मतलब लिख लेना, मतलब छोटी छोटी बट मोटी बातें हैं। नहीं, बैलेंस बनाना पड़ता है, न नमक कम न नमक ज्यादा, क्या होना चाहिए? बैलेंस में। आज देखते हैं मेरी मेट क्या करती है, जाता दिन सबका नाश करती है। तुम्हें इसके से खाना बनाना आता है? नहीं आता, खाता है। तुम बनाती हो? बहुत चीज बना लेती हो क्या? आता है तुमको? कुछ कुछ चाय बना लेती हो? हो गया, लिख लिया। एक आता बच्चों तुम्हारा, एक कंटिन्यूअस एक्सरे हो गया। मैंने बताया ना, क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारा, अगर तुमको जॉब नहीं मिली तो मेरी मेड बन जानी, ठीक है ना? तब तो सीख ले, तुम्हारे लिए भी ऑफर है, ठीक है? तुम आओ काफी कुछ सीख लेने बनाने में। ठीक है श्रुति जी? हाँ, तनुषा ज्यादा पैसा मांगेगी इसलिए नहीं दे रहा इसको, लेकिन मैं लंबी हूँ, ज्यादा सैलरी चाहिए। हाँ, क्या होता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे दूसरा लिखो, दूसरा पार्ट इसका, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट हो सकता है ज्यादा ही ले लूँ, बट कंप्लीट हो जाएगा अभी। अरे ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 9 मिनट है मेरे, बट 10-15 मिनट लेट भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? क्या इशारा कर रही है? घर वाले कॉल करें? हमको अगवा कर लिया है यहाँ पर। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस क्या होती है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, मतलब स्क्रीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। मैंने मान लो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक बताएं, स्क्रीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन, वन का। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को मतलब यूनिक प्रॉपर्टी बनाएंगे ना, इस थोड़ी यही की लड़की है, ये लड़की बहुत सारी है। तो फिर बोलेंगे हाईली एनोइंग, चश्मा लगाती है, बायो पढ़ाती है, तो सब समझ जाएंगे ना इसकी बात हो रही है। अरे आ रही बात समझ? कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा क्या होगा? जो टारगेट मेटल है उसका क्या होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। और टारगेट मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो सोचो? जब मैं एटम्स पढ़ा रहा था बताया था। एक तो बच्चों अलग अलग सेम, डिफरेंट का भी, मेटल्स का भी ये सेम हो सकता है, जेड सेम होगा, सॉरी जेड अलग अलग होता है ना।
जेड मेटल का जो है एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है तुम्हारा, सबका अलग अलग होता है। तो जो वेवलेंथ निकलेगी वो किस पर डिपेंड होगी बच्चों, जेड पर डिपेंड करेगी। तो वो क्या होगा, जो टारगेट मेटल है उसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी, और उसकी प्रॉपर्टी बता रही है ना कि दूसरे मेटल के लिए तुम्हारा जेड की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अरे यार ये बात समझ में। अब इसमें सोचो होगा कैसे, जैसे मान लो तुम्हारा टारगेट मेटल है, ठीक है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस है मान लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से बच्चों, ये के शेल है, ये क्या है एल, ये क्या है एम, ठीक है ना, और ये मान लो एन मान लो। तो होता क्या है, अगर मान लो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना, इसको मान लो ठोक दिया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, वैकेंसी। अब जाकर जगह देखो तो यही लिखा रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है तो क्या हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी रिलीज होती है। मैंने कहा ये क्या है भाई, एनर्जी कब रिलीज होती है, जब हाई से लो में आता है। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर मान लो ई आ वाला निकल गया, तो एल वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर ड्रॉप हो जाएगा बच्चों, इसमें ड्रॉप हो जाएगा। अरे कौन से शेल में आएगा तुम्हारा, के वाले में आएगा, अरे है नहीं आएगा। सोचो एनर्जी का डिफरेंस जितना होगा उतना ही क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा बच्चों तुम्हारा 13.6। मान लो अगर मैं उसकी बात करूं, मैं हाइड्रोजन वाले की बात करूं, इसमें हाइड्रोजन वाले का फॉर्मूला एग्जैक्टली लागू नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा चेंज है मैं बताऊंगा। 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1 इंटू स्क्वायर, अरे आएगा ना, जेड की वैल्यू 1 थोड़ी है यहाँ पर, तो क्या जेड पर डिपेंड करेगा ना वेवलेंथ, जेड पर वेवलेंथ क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये क्या होगी बच्चों वेवलेंथ, उस मेटल के लिए क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। अच्छा, अब सोचो सबसे लोअर क्या बच्चों तुम्हारी के है ना, फिर क्या है तुम्हारी एल, फिर क्या है एम, और फिर क्या है तुम्हारी एन। तो अगर एल से के वाले को नॉकआउट कर दिया, के वाले को निकाल दिया, अगर एल से एम में आ गई तो क्या बोलते हो, के अल्फा। और फिर मान लो एम वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, एम वाला यहाँ पर आ गया, तो उसको क्या बोलोगे, के बीटा। यहाँ वाला आ गया, क्या बोलोगे उसको बच्चों, के गामा। इसी अभी मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊंगा अच्छा साफ साफ, मतलब थोड़ा साफ होगा, ज्यादा नहीं साफ। इसी तरह याद है, उसी तरह बच्चों तुम्हारा जो लाइमन वगैरह सीरीज थी, ठीक है ना, लाइमन में बच्चों हम यूज करते थे, जैसे हमारे लाइमन सीरीज है, तो ये n इक्वल टू फाइनल ट्रांजिशन किसमें होता है, n इक्वल टू 1 में। तो अगर मान लो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आई, शायद किसी ने मुझे पूछा था इस पर, शायद आर्य ने पूछा था, इसे क्या बोलोगे, एच अल्फा लाइन बोलोगे, एच फॉर हाइड्रोजन, और जस्ट इसके ऊपर से आ रही है तो क्या बोलोगे, एच अल्फा। जस्ट लाइक इसमें क्या होगा बच्चों, जस्ट ऊपर से आ रही है क्या होगा, के अल्फा। इसके यहाँ से यहाँ ये क्या बोलोगे इसको बच्चों, एच बीटा बोलोगे। एच बी एच अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एच बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अरे यार ये बात समझ में कैसे होगा, हो सकता है तुम्हारे ऐसे फ्रेम कर दे क्वेश्चन में। अरे यार ये बात समझ में, ठीक क्या, हाँ। अरे यार ये बात समझ में कैसे इसको डील करोगे, जितना मैं अभी लिख लेना इसको तो क्लियर हो जाएगा। लिखो, these ex these rays are produced, these rays are produced when bombarding electron removes, when bombarding electron removes one of inertial electrons, one of inertial electrons, ठीक है। to fill this vacancy to fill this vacancy electron makes transition from higher energy state to lower energy state, electron makes transition from higher energy state to lower energy state to lower energy state, and energy released is in form of x-rays, and energy released in form of x-rays, ठीक है।
इन फॉर्म ऑफ एक्स, तो थोड़ी समझनी जरूरी है। मैं डायरेक्टली लिख देता तो मान लो उस समय तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, समझ में नहीं आता, बाद में फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो लिख लेना कि एक्स वाई लैम्डा क्या होगा बच्चों, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इसे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल होना चाहिए। चलिए आगे चलो। अरे हायर से आ रहा है ना, अरे हायर से लोअर में आ रहा है, नहीं आ रहा, लो समझ लो, एक हाई से लो घटाएंगे, ठीक है ना, लोड ना लो। और ई क्या होता है बच्चों तुम्हारा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई, यहाँ पर ध्यान देना बोहर मॉडल लगा रहा हूँ, लगभग लागू होता है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ तुमको समझाना है, ठीक है ना, लगभग लागू होता है, एग्जैक्टली लागू नहीं होता। अरे ठीक है ना, तो लंबा क्या होगा बच्चों, ये लिख लेना, लिख लिया है। तो लंबा जेड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ई तुम्हारा जेड पर डिपेंड कर रहा है, तो लिखो सिंस ई डिपेंड्स ऑन जेड, सिंस ई डिपेंड्स ऑन जेड, corresponding wavelength produced is corresponding wavelength produced is characteristic of target element, corresponding wavelength produced is characteristic of target element। अरे ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट एलिमेंट, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। अच्छा बच्चों ये लिख लो, दिख रहा है तुमको, देखिए ये लिख लो और ये भी लिख लो, अरे यार ये लिख लो, ठीक है, के एल एम एन यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, ये के अल्फा, ये के बीटा, के गामा, और ये भी लिख लेना साइड में, ठीक है ना, दोनों क्लियर हो जाएंगे। लिख लिया, 5-10 मिनट और थोड़ा लेना है मुझे बस, ठीक है बच्चों, लिख, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान देना इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ढंग से समझना, मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जब तुमको डायग्राम याद है, अच्छा किसकी याद होगी बच्चों एनर्जी, के अल्फा वाले की, के बीटा वाले की, बताओ अनुष्का जी, किसकी याद होगी, हाँ ढंग से देख लो डायग्राम, किसकी याद होगी, हाँ ये गामा होगी उससे याद, अरे भाई एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों के लेवल के बीच है ना, कि अल्फा में तो इतना ही एनर्जी डिफरेंस, इसमें इतना, अरे ठीक है ना, उसमें क्या चीज ज्यादा होगी तुम्हारी, एच बीटा की ज्यादा होगी तुम्हारी एनर्जी, वेवलेंथ कम होगी, अरे ठीक है। अच्छा इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, इंटेंसिटी वर्सेस क्या बताता है कितने उस वेवलेंथ से करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो बच्चों देखो, अब मैं कंबाइन बना रहा हूँ कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक दोनों का, तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा, लैम्डा मीन से चालू होगा, और फिर अगर मान लो बीच बीच में क्या होगा तुम्हारा, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ भी आ जाएगी। अच्छा दो पीक बच्चों में बना रहा हूं ऐसे, ऐसे ही गया था ना, याद है ऐसे मतलब, याद है, दो पीक बना रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें बताओ कौन सा के अल्फा वाला हो, कौन सा के बीटा वाला होगा, कौन सा पीक के अल्फा वाला होगा,
और कौन सा के बीटा वाला होगा? पहला वाला नहीं, पहला वाला बीटा होगा। क्यों? क्यों? ये वाला क्या होगा बच्चों तुम्हारा? क्यों होगा रिश्ता जी बताओ? किसका वेवलेंथ कम है? बीटा वाले का। क्यों? एनर्जी क्या है उसकी? ज्यादा है, इसलिए वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। अच्छा पीक किसका ज्यादा है बताओ? अल्फा वाले का बीटा वाले का? अल्फा वाले का पीक ज्यादा हाई है ना, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या बच्चों? हाई है। इसका एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। इस पीक का सिर्फ क्या मतलब? इंटेंसिटी हाई है। अरे ठीक है ना, इंटेंसिटी एनर्जी कहां से आएगी? लैम्डा से आएगी। अल्फा वाले की एनर्जी क्या थी? कम थी। बीटा वाली ज्यादा थी, इसलिए क्या है? पहले आया। अब इसकी इंटेंसिटी क्या है बच्चों? ज्यादा है अल्फा वाले। क्यों? क्योंकि सोचो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कितने नंबर है? नंबर। अच्छा सोचो अगर तुम्हारा के अल्फा कब एमिट होगा? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी के में क्रिएट हुई है, जब एल से ही फिल हो जाए। और जब एल से ही फिल हो जाए तभी तो क्रिएट होगा। खुद सोचो अगर यहाँ पर वैकेंसी है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? उसकी जस्ट ऊपर वाला ही फिल कर दे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर फिल कर, इसके जस्ट ऊपर वाला ही फिल कर दे एल वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स भी क्या निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे। इसीलिए पीक क्या है बच्चों उसका? हाई है। अरे आई बात समझ में? ओके हाँ। हाँ हाँ, वेवलेंथ कम है क्योंकि अब पीक उसका ज्यादा है, क्यों? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ज्यादा है। नहीं, इंटेंसिटी क्या होता है? सिर्फ नंबर बताता है। इंटेंसिटी क्या बताता है? सिर्फ नंबर बताता है। जैसे मान लो बताया रहा था ना कि व्हाइट लाइट, सॉरी रेड लाइट आ रही है या वायलेट लाइट आ रही है, ब्राइटनेस थोड़ी बताओगी किसमें एनर्जी ज्यादा है। अरे ठीक है ना, इसका उसमें बहुत अच्छा यूज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही बताऊंगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, लिख लो इसको, बनाओ बनाओ जल्दी। ये लैम्डा मीन है, थोड़ा सा लिखवाना जल्दी करो। दो क्वेश्चन करवाने, मैं कल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बट इसके बेसिस पर तुम मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन तुम अभी कर सकते हो एक्सरेज के भी। ठीक है, टेस्ट तो नहीं है तुम्हारा? ठीक है, बैठ कर क्वेश्चन करना। बना लिया बच्चों? मैं लिखवा दूंगा रीजन वगैरह, ठीक है ना, इसका भी अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, वाई एक्सिस पर लिख लो इंटेंसिटी। वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी नहीं लिखा है ना तुमने? अरे ठीक है, लिखो, नोट में लिखो पहला पॉइंट, एनर्जी फॉर के बीटा मोर देन के अल्फा। एनर्जी फॉर के बीटा लाइन क्या होगा बच्चों? देखो, एनर्जी फॉर के बीटा मोर देन, मतलब ग्रेटर देन का साइन बना लेना, ग्रेटर देन के अल्फा। ठीक है, दैट्स व्हाई लैम्डा के बीटा लेस देन लैम्डा के अल्फा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इंटेंसिटी फॉर के अल्फा मोर देन के बीटा। इंटेंसिटी फॉर के अल्फा मोर देन के बीटा। क्यों है बच्चों? बिकॉज ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी। लिखो, बिकॉज ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी। बिकॉज ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, बस पांच पांच सात मिनट मुझे दे दो बस। ठीक है, देखो, पहले लो वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन। देखो बच्चों, इस केस में बताया ना, अरे भाई टू वाले ट्रांजिशन किसमें होता है? वन वाले में। तो डेल्टा ही क्या होगा तुम्हारे? देखो आर एच सी आता है बच्चों। आर एच सी क्या होती है? 13.6 वैल्यू, याद है?
यहाँ पर बच्चों जेट इफेक्टिव का स्क्वायर आएगा, मैं बता रहा हूँ जेट इफेक्टिव क्या है। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर। अरे होगा नहीं होगा, अरे ही नहीं आएगा। ओके, इक्वल टू क्या लिखोगे तो एच सी बाई लैम्डा। लिख लो जल्दी से जल्दी से लिखो, बस 2 छोटे छोटे पॉइंट लिखवाने हैं बस। हमारा ऑटोमास अभी तक नहीं रहा है, फ्लेवर आ जाता है क्लास में मेरा। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना, स्क्रीनिंग की अंग्रेजी में एक मतलब होता है तो तुम्हारा फिल्म वाला, ठीक है ना। एक होता है स्क्रीन करना मतलब बचाना, ठीक है ना। मान लो एक बार फोटो खींचना चाहता है, मैं उस पर स्क्रीन अवे कर दूं, नहीं कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। अरे अरे आसान है, तो स्क्रीन करने का मतलब क्या होता है, शील्ड करना, शील्ड करना, ठीक है ना। तो देखो जैसे मोहर था, मोहर मॉडल में तुम्हारा क्या था, तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन था बच्चों, इसी पर फोर्स लग रहा था। जबकि मान लो अगर जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना। आ रही बच्चों आवाज ऑनलाइन वालों, आ रही है ना। तो उस केस में सोचो, अगर मान लो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या उस पर डायरेक्ट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होगा, नहीं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर वाले, इसको शील्ड कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे होंगे ना, इसके चार्ज को थोड़ा सा शील्ड कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है तुम्हारे न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हो, स्क्रीनिंग। तो तुम्हारा जो नेट आता अगर इनके एब्सेंस में आता तो नेट अट्रैक्शन ही आता, बट अभी कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, तुम्हारे रिपल्जन आ रहा है, तो जेट इफेक्टिव क्या होगा तुम्हारा, थोड़ा सा कम हो जाता है, जेट इफेक्टिव क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसे क्या कहते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शील्ड करते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस, ठीक है। आई बात समझ में लिखो इसे लिखिए वाला, ठीक है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, effect of nuclear charge is lessened by other electrons orbiting nucleus. Effect of nuclear charge is lessened by electrons orbiting nucleus. ठीक है, अरे ऐसा समझो, देख लेना फॉर z इफेक्टिव बच्चों, k अल्फा z इफेक्टिव और k अल्फा z इफेक्टिव ले लेते हैं बच्चों, z माइनस 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, z माइनस 1। जनरली k अल्फा के लिए 99% क्वेश्चन अभी तक पूछा गया और किसी लैब में नहीं पूछा। अब k बीटा के लिए बच्चों z इफेक्टिव ले लेते हैं, z माइनस 1.4 लिखवा ले रहा हूं, कभी पूछा नहीं गया है, कोई वैल्यू याद नहीं करेगा, ठीक है ना, 7.4 वैल्यू याद करेगा, अरे ठीक है ना, क्या होगा दिया रहेगा तुमको, ठीक है। फिर मैं तो लास्ट में बच्चों आज का मोस्टलेस लॉ, सर ठीक है ना, सर मोस्टलेस जानते हो क्या है, बराबर मोस्टलेस जानते हो ना, इशू वाले मोसेस नहीं सुना, तो मोसेस ने क्या किया सर, मोसेस ने क्या किया था, उन्होंने प्लॉट किया था एक लाइन। देखो हमारे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन करवा के आपको मजा आ जाए। तो अगर देखो एनर्जी का लिखना एचएफ लिखते हो तो ऐसे हो जाता है एचएफ इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ये लिखते हो, या एनर्जी के डिफरेंस में क्या होगा बच्चों, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, तुम्हारा f प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के, अरे है ना, अरे है, बट ये ग्राफ तुम्हारा पैराबोलिक बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो ये वैल्यू इतना अच्छा है, क्या करूं मैं, दोनों से स्क्वायर रूट ले, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है। पर अगर कुछ अलग टर्म्स में आएगा तो एग्जैक्टली तुम्हारा ओरिजिन से पास होगा, उस कांस्टेंट टर्म भी आएगा,
आएगा ना ऐसे करना कुछ, ठीक है। तो एग्जैक्टली ओरिजिन से पास नहीं होगा बट प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिन से पास, प्रोपोर्शनलिटी का ओरिजिन से पास होगा। हमें हमें लगे हमारी रहती है सीधा कोई बच तो लिखो मोस्टली प्लॉटेड ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट f versus z, मोस्टली प्लॉटेड ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट f versus z और कैरेक्टरिस्टिक x रे, अरे z किसमें आता है, कैरेक्टरिस्टिक x रे में आता है, ठीक है ना। अरे देखो मतलब मैं इसलिए बोल रहा था गलती से, ठीक है। देखो जो स्क्वायर रूट f आता है, मोज़ले ने, अरे आ रही अभी आवाज क्या रो स्क्वायर रूट f वर्सेस z के बीच ग्राफ प्लॉट किया था, अभी तेज से बोल रहा हूं। तो स्क्वायर रूट f जो था वो क्या था बच्चों, आ रहा था a z माइनस b, ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन z के नहीं, ये क्या होगा तुम्हारा, मतलब कुछ इसमें c टर्म भी आएगा, डायरेक्टली तुम्हारा ओरिजिन से पास नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट f जो होगा तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बट नॉट डायरेक्टली पासिंग थ्रू, ठीक है। ये क्या आएगा मुझे देखो, जो तुम्हारे आरएचसी 1/n1 पर आरएचसी समथिंग जो कांस्टेंट आएंगे तो सभी कंबाइन करके क्या आ जाएगा तुम्हारा ए आ जाएगा, और z माइनस b बच्चों p क्या बता रहा है इसमें, शील्डिंग वाला, और b क्या बता रहा है, z कम हो गया ना, z क्यों कम हुआ, शील्डिंग का, p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, किसके लिए, हां p = 1 फॉर a। ये तुम्हारा क्या बता रहा है, उसके बाद कहते हैं इसको शील्डिंग फैक्टर, क्या कहते हैं इसको, ये कहते हैं क्या कहते हैं इसको, शील्डिंग फैक्टर, शील्ड कर रहा है, तो ये कहानी खत्म होती है बच्चों, एक्सरे की कहानी खत्म होती है। इसे क्वेश्चंस कर लेना, समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गया, थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट था, थ्योरी समझ लिया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। जो माइक ऑफ हो गया था ये लास्ट टाइम में ये वाला, इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है, थैंक यू।